आज मैं घर की महिलाओं के लिए कुछ ऐसे आसान से टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके डेली लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी आसान। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो सिंपल सी बात है, जब रोटी आप बनाते हैं तो देखिए आटा गूँथना पड़ता है। कभी कदार ऐसा होता है कि बर्तन गीला हो और उसमें हम आटा निकाल लेते हैं, तो भाई आटा तो गूँथ लेते हैं लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा आटा चिपक जाता है, ये बहुत ज़्यादा भारी काम हो जाता है। तो आटा गूँथने का जो प्रोसेस होता है ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। देखिए आटा गूँथना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। अगर आपको इसका आइडिया या अंदाज़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नए नए जो लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी आप आटा गूँथे तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका आटा एक बार में ही लग जाएगा। तो आटा गूँथते समय आपको पानी पहले थोड़ा डालें या थोड़ा सा ज़्यादा डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हल्के हाथों से उंगलियों की सहायता से हल्का हल्का मसलते जाना है। ये नहीं कि आप उंगलियों को जब लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट करके उसको मस लें। तो आप पहले जो है थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से उंगलियों से मसल मसल कर पूरा आटा गीला कर लें। इसके बाद में आपको फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं सारा आटा पहले हल्के हाथों से लिपट ली हूँ, एक पूरा लिपेट के, और उसके बाद में बड़ा सा ये गोला बन गया है, ठीक है। और अब गोला में हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे। इस तरह से हमारा आटा एक बार में ही परफेक्ट लग जाता है, ना गीला होगा और ना ही टाइट होगा। तो रोटी अगर बनानी है तो आपको सॉफ्ट आटा चाहिए, अगर आपको पूड़ी बनानी है तो उसके लिए थोड़ा टाइट आटा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अब थाली में तो आटा बहुत ज़्यादा चिपक गया। अब ऐसी समस्या हर किसी के साथ एक बार होती ही होती। तो आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस कोई कलछी ले लीजिए और इस तरह से देखिए, चम्मच से आपको टाइम लगेगा, कलछी लेना बड़ी वाली जिससे हम चावल निकालते हैं। तो उससे आप इस तरह से खुरच देंगे तो तुरंत ही सारा आटा छूट जाएगा। तो ये नई नई लड़कियों के लिए है, नए नए जो आप किचन में काम कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हो। एक बार में ही देखिए परफेक्ट आटा गूँथ गया है। आप दोबारा से हम पानी डाल के इसमें नहीं गूँथते हैं, उससे हमारा आटा सही से नहीं तैयार होता है, ठीक है। तो इसके बाद एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम आटा गूँथ लेते हैं और मान लीजिए हम किचन में अकेले हैं, हमको अकेले ही रोटी पूड़ी बनाना है, तो आप अकेले बेलेंगे या फिर पूड़ी निकालेंगे, ये भी बहुत भारी होता है काम। तो आप सोचेंगे ना, खुद ही सोच लीजिए कि हमको अकेले करना है तो कैसे करना है जिससे कि हम फटाफट से अपने काम को ख़त्म करें। तो आप देखिए आटा गूँथे हैं जो, तो उसको पहले ही लगे हाथ आप इसकी लोई भी काट के रख लीजिए। अब रोटी बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, जो भी आपको बनाना है, आप इस तरह से लोई काट के रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी होगा बनाना। तो अब देखिए इस तरह से मैं हमेशा ही ये काम करती हूँ। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम जिस बर्तन में आटा रखते हैं, इस तरह सा जो कंटेनर होता है बड़ा सा, तो इस तरह का कंटेनर हो या डिब्बा हो जिसमें भी आप आटा रखते हैं, तो देखिए आटे में कीड़ा क्यों लगता है। जब आप उसकी जो देखभाल है लापरवाही से करेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, और ख़ासकर गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, बहुत ध्यान से उस काम को करना होता है जिससे कि हमारे आटे चावल में कीड़े ना लगें। तो जब भी मैं आटा भरती हूँ, बड़े से बर्तन में भर के रखती हूँ, तो क्या करती हूँ, देखिए अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा है तो उसको मांजना भी पड़ता है। अब इस बर्तन को जब साफ़ कर लें तो नीचे तेज पत्ता डाल दें, लौंग भी डाल सकते हो, तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं। पूरा टाइम आप आटा यूज़ करेंगे बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसके बाद आप क्या करना है, जब भी आटा भरते हैं तो आप जहाँ पर खाना बनाते हैं यानी किचन में ही इस बर्तन को रखते हैं तो वहीं पर आटा भर लेते हो, और भरते समय आटा इतना ज़्यादा नीचे फर्श पे गिर जाता है कि उसको फिर 2-3 बार पोछा से साफ़ करो तब जाके उसकी चिपचिपाहट ख़त्म होती है। तो मैं क्या करती हूँ, सीधे इसको बाथरूम में ही उठा लाती हूँ, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो वहीं पर मैं इसको भरती हूँ। तो देखिए इस तरह से जितना भी आटा नीचे गिर रहा है, वैसे फर्श एकदम साफ़ है, बहुत ज़्यादा आटा तो नहीं गिराती हूँ लेकिन बहुत ये आटा गिर जाता है, उड़ता बहुत है।
तो हमारा जो बाथरूम है हमेशा ही गीला रहता है, ठीक है। सभी यहाँ बाथरूम में पानी वगैरह डाला जाता है। तो अब जो आटा गिरेगा वो जो है हम धुल देंगे यहाँ पर, तो हमारी फर्श गंदी नहीं होगी। आपको पोछा बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। और देखिए आटा भरते समय आप उसको दबा दबा के भरेंगे तो ज़्यादा आटा रख जाता है। आप देखिए जितना भी आटा गिरा है मैं यहाँ पर पानी डाल के डायरेक्ट इसको धो दे रही हूँ। ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और साफ़ करने के लिए मैंने लिया है जो 4 व्हीलर गाड़ियों में लगे होते हैं वाइपर, उसकी ब्लेड है। तो इसके बाद अगला जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखिए जब भी हम आटा या फिर बेसन निकालते हैं तो निकालने के लिए हमें कोई भी बर्तन चाहिए, चम्मच हो, कलछी हो, कुछ चीज़ होनी चाहिए जिससे हम बेसन निकालते हैं। हाथ में लगेगा, हाथ से निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये हैंड मिक्सर है छोटा सा, ये मिक्स करने वाला, इसी को सीधे अंदर डाल के तो थोड़ा सा घुमा दीजिए, सारा का सारा बेसन इसी में सेट होके निकल आता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी हमारी फ्रिज देखिए गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के साथ साथ ये गंदी भी 8 दिन के अंदर गंदी हो जाती है, तो इसको साफ़ करना तो ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ जो होता है कम ज़्यादा करने का बटन, इसकी जो फ्रीजर के ठंडा का उसको कम ज़्यादा करने की जो बटन होता है यहाँ पर देखिए धारी बनी होती है। तो इसमें गंदे हाथों से अगर इसको छुआ जाता है तो इसमें बहुत गंदगी हो जाती है। तो ये ब्रश लेकर हम थोड़ा सा इसमें शैम्पू या फिर साबुन लगा के इसको क्लीन करेंगे तो अच्छे से ये बटन साफ़ हो जाएगा। फिर आप गीले कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। तो इस तरह से हम अपने फ्रिज की देख रेख करेंगे तो हमारी फ्रिज कभी भी ख़राब नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर तो फ्रिज साफ़ करनी ही चाहिए जिससे कि हमारी फ्रिज अच्छे से साफ़ सुथरी रहे। अगर आप गंदी फ्रिज का यूज करेंगे तो उसमें की जितनी भी गंदगी है खाने पीने की चीज़ों में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है ये भी बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से देखिए जो मिक्सर मशीन होती है, मिक्सर मशीन की जहाँ पर हम मसाला का जार रखते हैं, तो यहाँ अगर मसाला का जार में नीचे कुछ लगा है या फिर मसाला गिरता है तो यहाँ पर जगह पर इकट्ठा हो जाता है और साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक भिगा के कपड़ा ले लीजिए, चम्मच में लगा के इस तरह से अगर इसको साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। और गंदा रहता है तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यूज़ ना करें मिक्सर मशीन को तो आप इस तरह से किसी भी कपड़े या पॉलीथीन से इसको ढक के रख देंगे तो इस पर मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठेंगी। तो आप चलते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए जैसे कि फर्श पे कभी कदार होता है कि हाथ से छूटकर शीशी गिर जाती है नेल पॉलिश की, और जब नेल पॉलिश फर्श पे गिरती है तो वही तुरंत ही कपड़ा लेकर उसको पोंछने लगते हैं, पूरा फर्श पे लाल लाल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपकी नेल पॉलिश गिर जाए फर्श पे तो आप उस पर नमक डाल दीजिए, और नमक डालकर तुरंत ही इसको इस तरह से देखिए उंगली से मैंने खिसकाया और सारी नेल पॉलिश एकदम से छूट जाएगी। ये फर्श पे आप कर सकते हो। इसके बाद अब जो अगला आइडिया है, जब कभी हाथ में नेल पॉलिश लग जाती है या फिर बच्चे जो होते हैं ना उनको नेल पॉलिश वगैरह लिपस्टिक वगैरह मिल जाए तो पूरा शरीर पर अपना लीपा पोती कर लेते हैं। तो आप एक नेल पॉलिश रिमूवर ले लीजिए। अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो सेंट परफ्यूम तो हर घर में रहता ही है, तो आप जो है उससे भी इसे हटा सकते हो बहुत आसानी से। आप उंगली से खुरचेंगे नाखून से तो स्किन भी दर्द करने लगती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आइडिया है देखिए नेल पॉलिश रिमूवर का जो ये छोटे छोटे से होते हैं कॉटन पैड, तो इनको क्या करती हूँ मैं छोटा छोटा टुकड़े में काट लेती हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी नेल पॉलिश हटानी होती है तो मैं छोटा टुकड़ा यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर पूरा हमारा एक टुकड़ा वेस्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा नेल पॉलिश रिमूवर जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो इस तरह से आपके 4 पैसे बचेंगे और अपना काम भी आप कर पाएंगे। ऐसे आइडियाज़ हैं ना जो कि हमें दिमाग में नहीं आते हैं और बाद में हमें याद आता है कि भाई हम तो ऐसे करते तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आइडिया है देखिए जो नेल पॉलिश रिमूव करते हैं उसका जो ये होता है ना कॉटन पैड होता है तो इसको हम फेंक देते हैं। आप रिमूव करने के बाद में आप अपना चार्जर को भी साफ़ कर सकते हो। एक
काम के एक चीज़ से आप 2 काम कर सकते हो। आपकी नेल पॉलिश भी छूट जाएगी, साथ ही आपका चार्जर भी साफ़ हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए आपको बहुत आसानी होगी। तो जब भी हमें बेसन निकालना होता है, किसी भी डिब्बे में रखते हैं तो हाथ से निकालते हैं या फिर चम्मच से। तो आप इस तरह से देखिए, जो मिक्सर होता है, हैंड मिक्सर, तो इसी से इस तरह से डाल के और अंदर हल्का सा घुमाएंगे तो ये सारा का सारा बेसन इसमें लिपट कर निकल आता है। तो अभी देखें, सभी के घरों में कटहल तो आता ही होगा। कटहल की सब्जी तो सब लोग खाने पसंद करते हैं। तो देखिए, सब्जी खाना अच्छा लगता है, लेकिन इसको काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें से जो दूध निकलता है वो जो है चिपचिपापन छोड़ता है। इससे इसको काटने में बहुत दिक्कत होती है। और ख़ासकर जो इसका छिलका है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसका छिलका भी नहीं निकलता है। तो देखिए, जब भी कटहल को काटे तो पूरा एक साथ नहीं काटना चाहिए उसका छिलका। तो देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिए इस तरह से, और फिर देखना छिलका निकालने में बहुत आसानी होगी। फटाफट से आप सारे कटहल को काट लेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। पहले मैं पूरा एक साथ काटती थी तो एक बार मेरे हाथ में लग गया था, यानी उंगली भी कट गई थी। तो अब इसी तरह से मैं हमेशा ही काटती हूँ, बहुत जल्दी से कटहल कट जाता है और मुझे आसानी भी होती है। तो पहले मैं कटहल देख कर ही घबरा जाती थी कि कैसे इसको हम काटेंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप भी इस तरह से कटहल की सब्ज़ी आगे से काटेंगे। और जो इसका दूध निकलता है, हाथों में लगता है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप सरसों का तेल लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से हाथों से एकदम से चिपचिपापन छूट जाता है। इसके बाद आप किसी भी पुराने कपड़े से हाथों को पोंछ लीजिए, जो भी तेल लगा है। फिर आप साबुन से तरीका, जैसे कि लोग साड़ी में जब फाल लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। देखने में तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब इसको लगाना पड़ता है तभी बहुत समझ में आता है कि भाई कितना कठिन होता है। हर काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो आप जिस काम को छोटा समझ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपकी दिक्कत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। तो देखिए, फाल लगाने से पहले आपको फाल धो लेना चाहिए, धो के प्रेस कर लेना चाहिए। और कॉटन का फाल है तो आपको बहुत ही सावधानी से उसको धो के प्रेस करना होगा, नहीं तो इसमें तुरंत ही कपड़ा खिंच जाता है, जिससे कि जो फाल है उसका जो होता है एक साइज, वो इधर से उधर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब ये फाल को लगाने बैठे तो देखिए, एक तरफ सिलाई हो रखी होती है। सिलाई को आप नाखून से इसको बराबर खींच के बराबर कर लीजिए। जैसे कि जब हम तुरपाई करते हैं कपड़े में तो उसमें थोड़ा थोड़ा जगह पर सिकुड़न होती है, उसी तरह से ये भी रहता है। तो इसको पहले सीधा कर लेना होता है। इसके बाद जब हम मशीन पे बैठ रहे हैं, मशीन पर देखिए थोड़ा सा पहले कोई कपड़ा लगा के आप धागे को अच्छे से सेट कर लीजिए। नहीं तो तुरंत फाल लगाएंगे तो फाल लगाने समय ना धागा तुरंत ही सिकुड़ जाता है, जिससे आपकी साड़ी में थोड़ा सा धागा लग जाएगा, जिससे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले कोई भी कपड़ा लगा के धागे को अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से देखिए क्या करना है आपको। फाल लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ सिलाई हो रखी होती है वो एरिया आपको ऊपर के साइड में रखना है। आपने देखा होगा, जब लेडीज़ लोग पायल पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, तो उसमें साड़ी का फॉल बहुत फंसता है, क्योंकि आप जो है जिस तरफ सिलाई हो रखी होती है वही जो है नीचे को करती हैं, इसलिए सिलाई में फंस जाता है। तो जिस तरफ सिलाई नहीं होती है वो कपड़ा ही एकदम से फिट होता है, तो उसी तरफ से लगाएंगे तो कभी भी साड़ी नहीं फंसेगी आपके पायल बिछुआ में। तो इससे भी आपकी साड़ी जो है ख़राब हो जाती है जब पायल में फंस जाता है फाल। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसे हम ध्यान नहीं करते हैं और हमें बहुत दिक्कत आती है। और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके बाद एक छोटा सा आपको आइडिया देना चाहूँगी, जो लोग ब्लाउज कटिंग सिलाई करते हैं। तो देखिए, जब हम ब्लाउज काटते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लाउज का अस्तर करते हैं या फिर सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो एक साथ दोनों पल्ले काटते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ही अलग अलग पल्ले काटती हूँ। अलग पल्ले काटने से ज़्यादा ही अच्छा रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पीछे का पल्ला काटा है और ये है सादा ब्लाउज, यानी कॉटन का कपड़ा है। तो सादा ब्लाउज की कटिंग मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा ये ब्लाउज है, ये चेस्ट इसके जो है हमने 10 इंच नापा है, तो 10 चौक 40, ठीक है। और इसके बाद इसकी लंबाई जो है 14 इंच की है।
और ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो है हमने मुड्ढे की तरफ 5 इंच लिया है, 2 इंच पर गला की कटिंग की है, 6 इंच पर इसकी आस्तीन का निशान लगा के कटिंग किया है और 1 इंच पर देखिए गोलाई दिया है हमने। ये देखिए सारा कुछ मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर निशान लगा के कटिंग कर दिया है। और आपको शुरू से देखना है तो एक बार आप कमेंट करके देखना, कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, फिर मैं पूरी वीडियो भी डाल दूँगी। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, जब हम दूसरा पल्ला कटिंग करते हैं, मान लीजिए आप भी एक एक पल्ला कटिंग करते हैं, दूसरा पल्ला कटिंग करते समय आप इस तरह से ब्लाउज का पल्ला रखते हैं पीछे का, तो उसमें कपड़ा नीचे का बिल्कुल भी नहीं बचता है। देखिए आप ना सिर्फ 3-4 अंगुल कपड़ा बच रहा था। तो देखिए इस तरह से मैं क्या करती हूँ, कपड़ा इसमें जो है अच्छे से बचाना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, आस्तीन वगैरह के लिए हमें अच्छे से कपड़ा निकल आता है। तो इस तरफ देखिए पलट के मैंने पीछे का पल्ला रखा है, जहाँ पर मैंने आस्तीन की कटिंग की थी बिल्कुल उसी साइड में मैंने पलट के रखा है। तो ध्यान रखना होता है कि पीछे का पल्ला जो है ना उस तरफ पीछे की साइड जुड़ा होना चाहिए, लेकिन आगे के पल्ले में कोई जॉइंट नहीं होती है, बीच से वैसे भी निकाल दिया जाता है, कट के अलग कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे का पल्ला है वो जो है इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। और आगे के पल्ले में जहाँ पर ब्लाउज में काज बटन होता है तो वहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ा के लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया, ये पीछे का पल्ले का पूरा नाप है। तो जितने पर मैं नाप लगा रही हूँ काज बटन की तरफ, वहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ा के लेती हूँ। जब काज बटन की पट्टी लगाते हैं तो वो आधा इंच दब जाता है, जिससे हमारा ब्लाउज एकदम बढ़िया से फिट होता है। अगर हम दोनों साइड के पल्ले एक साथ काटते हैं तो क्या होता है, आधा आधा इंच अगर हमारा काज बटन में जाता है तो वो जो है बीच में गैपिंग रहती है। जहाँ पर बटन लगाया जाता है वहाँ पर आप देखिएगा 1 इंच की गैपिंग रहती है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बीच में गैपिंग नहीं रहेगी, आगे पीछे का पल्ला दोनों बराबर रहेगा और पहनने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने रख के और कटिंग कर लिया है। और जहाँ से हम साइड में सिलाई लगाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देना है। तो ये हमारा आगे का पल्ला जो है ये भी कटिंग हो गया है और इसमें भी मैं आगे के साइड गले पर निशान लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, जिसको जितना गला पहनना हो, 6 इंच, 5.5 या 5 इंच का, तो वैसे मैं सब लोगों के लिए तो 6 इंच लगाती हूँ, लेकिन जो लोग छोटा गला पहनते हैं तो 5.5 या 5 कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्लेटें पड़ती हैं, तो चेस्ट की प्लेटें में पड़ती हैं तो यहाँ पर मैं 9.5 पर लगा रही हूँ निशान और चारों प्लेट में 1.5 इंच की गैपिंग दे रही हूँ मैं। देखिए बीच में जो पॉइंट मैंने लगाया है वहाँ से मैंने 1.5 इंच छोड़ के नीचे के साइड में, और इस तरह से मैं चारों निशान लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप नाप के निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया सी ये प्लेटें पड़ती हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये चारों प्लेटें यहाँ पर पड़ेंगी। थोड़ा सा डार्क कर देना है जिससे कि नीचे साइड भी दूसरे पल्ले पर भी निशान बन जाए। तो इस तरह से मैं करती हूँ ब्लाउज की कटिंग और बहुत अच्छे से ब्लाउज फिट भी हो जाता है। तो कई सारी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके ब्लाउज कटिंग की। तो इस तरह देखिए मैं पलट के दूसरा पल्ला रखी थी तो जिससे कि निशान इसमें भी आ गया है। सिक्का, जो आप सिक्का अपने पास रखते हैं पर्स में, बस वही सिक्का मेरे पास केवल एक ही था तो मैंने इसे ले लिया है। अब चलते हैं अपनी फ्रीज की तरफ। तो इस सिक्के को हम रखेंगे फ्रीजर के अंदर ठंडा होने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। तो ये लगभग 5-10 मिनट फ्रीज में रखा रहेगा तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मैं अपनी एब्रोज बनाने जा रही हूँ। तो एब्रोज को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिया है पाउडर। तो ये मिंट वाला है पाउडर, ठंडा नवरत्न का। तो अभी गर्मी के टाइम पे अगर आप बना रहे हैं एब्रोज को तो आँखों पर ठंडक होना चाहिए, क्योंकि जब एब्रोज बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, जिसके लिए आप इस तरह से ठंडा पाउडर का यूज करेंगे तो आपकी आईज़ बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगी। तो पहले अच्छे से आपको पाउडर लगा लेना है। इसके बाद आपको लेना है ये रील वाला धागा।
जो आप सिलाई के लिए यूज करते हो, 2 रुपये में मिल जाता है। तो ये तो हर किसी के पास रहता ही है, तो आपको बस थोड़ा सा इसको ले लेना है। बस आप अब जितना आप अपने उंगलियों में फंसा के एब्रोज को बना सके, तो देखिए बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा धागा लेकर और इसको थोड़ा सा लपेट लिया है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको एब्रोज बनाना आता है तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। अब मैं अपने एब्रोज को इस तरह से बना ले रही हूँ। तो बस आपको धीरे धीरे हाथ चलाना है और सारे बाल जितने भी हैं आपके एब्रोज के एक्स्ट्रा बाल हैं उसको इस तरह से निकालना है। तो देखिए जिसकी आदत होती है वो तो फटाफट से कर लेते हैं, जिनको नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कोई थोड़ा थोड़ा करके सीखता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो देखिए मैं भी इस ट्रिक को सीखी हूँ तभी कर पाई हूँ। और कभी भी मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, अपने हाथ से ही अपने एब्रोज को बना लेती हूँ जब मर्जी, अपना हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में। टेंशन नहीं रहती है कि हमारी एब्रोज बहुत ज़्यादा घनी हो गई हैं, भाई शादी पार्टी में जाना है तो हमें एब्रोज के बनवाने की टेंशन रहती है। और पार्लर जाने का भी खर्च रहता है कि 4 पैसे होने चाहिए तभी हम पार्लर जा पाएंगे, वरना हमारा चेहरा तो एकदम बिगड़ा सा रहेगा, यानी पूरा अच्छा नहीं लगता है। और जिसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा होती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से देखिए मैंने अप्रोच को अपने अच्छे से बना लिया है। अब मैं इस सिक्कों को निकालने आ गई हूँ। तो देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और सिक्का अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो आप देखिए अप्रोच बनाने के बाद जो आँखों के नीचे और ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, बहुत लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से कोई भी एक सिक्का लेकर उसे ठंडा कर लीजिए और फिर आँखों के नीचे और ऊपर अच्छे से सिकाई कर लीजिए, जिससे कि आपके आँखों को ठंडक मिलेगी और जितनी भी रेडनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे एक भी दाने वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। कौन सा ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।